नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखी गई कहानी वापसी को पढ़ रहे थे। आज उसी के क्रम में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो जैसे गजाधर बाबू है, अपने रेलवे की 35 वर्षों की नौकरी करने के पश्चात वे अपने घर जाते हैं, तो उन्हें ये खुशी होती है कि मैंने लंबे समय से नौकरी करने के पश्चात मुझे अपने परिवार वालों के बीच में, पत्नी के बीच में, अपने बच्चों के बीच में मुझे रहने का जो ये मौका मिला है। जीवन का जो शेष जो दिन है वो मैं बड़ी खुशी से बिताऊंगा अपनों के बीच में। तो 35 वर्ष की नौकरी करने के पश्चात वे रिटायर होते हैं, घर जाते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो जैसे गजाधर बाबू अपने घर जाते हैं और जाकर वह एक चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं, तो उनकी पुत्री जो बसंती है वह चाय लेकर आती है और चाय पीते हैं गजाधर बाबू। तो कहते हैं बेटा ये तो चाय बहुत ही फीकी बनाई है। तो बसंती कहती है लाइए मैं ऊपर से शक्कर डाल देती हूँ। तो गजाधर बाबू जी कहते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, आपकी माँ आएगी जब मैं पी लूँगा। थोड़ी देर में उसकी पत्नी हाथ में अग्रिय का लोटा लिए निकली। अग्रिय का लोटा ले निकली। अग्रिय यानी भगवान को चढ़ाया जाने वाला जल है, तो उस जल का जो लोटा है वह लेकर निकली, अग्रिय लोटा। अग्रिय, यहाँ पे जो लोटा है वह देशज शब्द है। तो भगवान को चढ़ाया जाने वाला जल, जल का लोटा। और अशुद्ध स्तुति में, अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उस जल को है अशुद्ध बताते हुए उसने तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई, और माँ को देखते ही बसंती भी उठ खड़ी हुई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू को जो चारपाई पर अकेले बैठे हुए देखकर गजाधर बाबू की पत्नी ने कहा, अरे आप अकेले बैठे हो, सब कहाँ चले गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। फांस यानी बांस के सलाखे के सूबने से ऐसा एहसास हुआ कहने पर। तो फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही है। गजाधर बाबू ने कहा, अपने काम में लग गए होंगे, आखिर बच्चे हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई, और पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भो चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा। नाक भो चढ़ाकर चारों तरफ देखा। अंदर जाकर गजाधर बाबू ने तो चारों ओर जूठे बर्तनों को उन्होंने देखा, और फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म का कुछ नहीं है। अब इधर उधर उन्होंने देखा तो घर में सारे जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। तो गजाधर बाबू ने कहा, इस घर में धर्म कर्म का कोई ठिकाना नहीं है। पूजा करके सीधे चौके में घुसो, बस पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली। नौकर को आवाज़ दी, और नौकर ने आवाज़ को सुनकर नहीं आया। तो गजाधर बाबू ने एक बार और ऊंचे स्वर में आवाज़ दी, और फिर उसकी पत्नी बोली कि बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतज़ार करते रहे। भाई वो घर के अंदर बैठकर चाय और नाश्ते पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। अब गजाधर बाबू को अचानक ही
अपने नौकर गणेशी की याद आई। यहाँ पे गणेशी कौन है? यहाँ गजाधर बाबू का नौकर है। तो जब वह घर पर बैठकर चाय और नाश्ते का जो इंतज़ार कर रहे थे गजाधर बाबू, उसी समय गजाधर बाबू को अपने नौकर गणेशी की याद आई। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियाँ और जलेबी बनाता था। अब रोज़ पैसेंजर आने से पहले ही गणेशी यह सुबह सुबह पूरियाँ जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता, और जब तक गजाधर बाबू उठकर तैयार भी नहीं हो जाते थे उनसे पहले ही गणेशी यह चाय और गरम गरम जलेबियाँ गजाधर बाबू के लिए लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में देर नहीं की। पेशेंट भले ही रानीपुर स्टेशन लेट पहुँचे, लेकिन गणेशी ने कभी भी गजाधर बाबू को चाय और गरम जलेबी पहुंचाने में कभी भी देर नहीं की। और वही दूसरी ओर वे अपने घर पर बैठकर चाय और नाश्ते का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्या मजाल कि उससे कुछ कहना पड़े। अब क्या मजाल, ऐसा कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जो गणेशी ने कभी नाश्ता और जलेबियों में लेट किया हो, चाय पहुंचाने में लेट किया हो। क्या मजाल, लेकिन वही दूसरी ओर जो घर वाले हैं वह गजाधर बाबू नाश्ते और चाय का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नौकर है वह सही समय पर है, चाय और जलेबियाँ पहुंचा देता था। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा, विधन आघात। तो पत्नी का जो शिकायत भरा स्वर, ऐसे शिकायत भरी बातें सुनकर गजाधर बाबू को और दुख पहुंचा, और वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिंच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई है। भाई सारा दिन मेरा ऐसा ही बीत जाता है, और ये गृहस्थी का जो दिन है बिताते बिताते मेरी उम्र बीत चुकी है। कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता और कोई मेरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। भाई बहू क्या करती है? आप पूरे दिन काम करती हो अकेली, तो बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। अब वह घर में पड़ी रहती है पूरे दिन, और बसंती को कहो तो वह कहती है कि उसे कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। जैसे भाभी के कमरे से बसंती बाहर आई तो गजाधर बाबू ने कहा कि बसंती, आज से शाम का भोजन खाना बनाने की बारी आपकी है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। बसंती मुंह लटका के बोली कि बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बुढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। भाई तुम सुबह भी पढ़ सकती हो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उनके शरीर में वह शक्ति नहीं रह गई। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। भाई तुम हो, आप हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा। बसंती चुप रह गई और उसके जाने के बाद, किसके? बसंती के जाने के पश्चात गजाधर बाबू की पत्नी ने धीरे से गजाधर बाबू को कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। कभी जी पढ़ने में लगता नहीं है, पढ़ने का तो नाम मात्र बहाना है। शीला से इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। अपनी सहेली है जिसके घर पे सारे दिन पड़ी रहती है, कौन? बसंती। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता।
भाई उस घर में, शीला के घर में बड़े बड़े लड़के, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं सुहाता, मना करो तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। घर छोटा था और उसमें ऐसी व्यवस्था हो रखी थी कि गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, अस्थायी प्रबंध व्यवस्था, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई लगा दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगे। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुक कर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। उन्हें याद आ रही है उस रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुक कर वह अगले स्टेशन के लिए चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया। अब गजाधर बाबू का घर छोटा होने की वजह से बैठक में ही गजाधर बाबू की रहने की व्यवस्था की। उनके पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, यहाँ पे अचार जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है। मर्तबान का अर्थ होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी का पात्र कह सकते हो, चीनी मिट्टी का पात्र, मर्तबान। तो उसकी पत्नी के पास एक कमरा है जिसमें अचार के मर्तबान, कनस्तर भी एक पुर्तगाली शब्द है, और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाया दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। पुरानी रजाया दूसरी ओर, जिसमें अचार के मर्तबान, कनस्तर, डिब्बे, पुरानी रजाया जो रस्सियों से बंधी हुई थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे, और उनके पास बड़े से टीन के डिब्बे में घर भर के कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी। अलगनी कपड़े डालने की एक रस्सी कह सकते हो, अलगनी। जिस पर प्राय बसंती के बड़े लापरवाही से कपड़े पड़े रहते थे। अब जिस पर प्राय उस अलगनी पर कपड़े है वह लापरवाही से, ला उपसर्ग, बड़े लापरवाही से बसंती के कपड़े उस अलगनी पर पड़े रहते थे। वह बरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था, और दूसरा कमरा है अमर, और अमर कौन है यहाँ पे? गजाधर बाबू का बड़ा बेटा है। तो अमर और उसकी बहू के पास था दूसरा कमरा, और तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, उस बैठक में गजाधर बाबू आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया एक बैंत की 3 कुर्सियों का सेट वहाँ पे पहले से जमा दिया था, और कुर्सियों पर नीली गद्दियाँ और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। सारा सामान है जो ससुराल से आया हुआ, अमर के ससुराल से, वह तीसरे कमरे में रख दिया था। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आई और गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी व घर का रवैया देख रहे थे। अब गजाधर बाबू घर का जो रवैया है, दृश्य देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना
चाहिए। अब गजाधर बाबू ने बहुत हल्के से उन्हें कहा कि भाई अब हाथ में पैसा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि गजाधर बाबू है वह रिटायर हो चुके थे, इसीलिए हाथ में पैसा कम रहेगा और थोड़ा खर्च है वह कम करना। किसने कहा? गजाधर बाबू ने। इससे अगले नेक्स्ट बात अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।